मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जिन पर आज होगी सबकी नजरें। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। गोरखपुर में पीएसी जवानों पर हमले की खबर से जुड़ा हर एक अपडेट इस बुलेटिन में हम आपको देंगे। और आज क्या करने वाली हैं जांच एजेंसियां, इसके बारे में भी हम आपको तफसील से जानकारी देंगे। बिल्कुल, और इसके अलावा आज उत्तराखंड की सियासत में क्या कुछ खास है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाएंगे जो किसी को भी हैरान कर सकती है। जी हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं गंगा सवेरा। गंगा सवेरा की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में पीएसी के दरोगा के बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई है। पीएसी के दरोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आशीष यादव को अज्ञात युवक ने गोली मार दी। और दरअसल चाय की दुकान पर हुई आशीष यादव पर फायरिंग, पुरानी रंजिश में हत्या की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और सराय इनायत इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। पीएसी के दारोगा के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आशीष यादव को अज्ञात युवकों ने गोली मारी है और पीएसी के दारोगा के बेटे पर फायरिंग की गई। चाय की दुकान पर आशीष था, उसी वक्त उस पर फायरिंग की गई। मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ताजा अपडेट क्या है इस खबर पर, बताइएगा। देखिए, कल रात की घटना है। आशीष यादव अपने खेतों में काम करके ट्रैक्टर चलाने के बाद वापस लौटा था, चाय पी रहा था, तभी वहां पर एक शख्स पहुंचता है और उसे सीधे गोली मार देता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस ने जो पूरा शव है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी तक ये बहुत साफ नहीं हो पाया है कि हत्या की वजह क्या थी आखिर। कुछ लोगों से रंजिश की बात जरूर सामने आई है, लेकिन अभी पुख्ता नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। उसके पिता फतेहपुर में पोस्टेड थे, देर रात यहाँ पर पहुंचे हैं। अब वो जो तहरीर लिख करके देंगे, पुलिस उस आधार पर कार्रवाई करेगी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कतई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जिसके भी खिलाफ परिवार के लोग शिकायत करेंगे, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का पहला फोकस यह है कि आज जब पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद शव पहुंचेगा वहां पर, तो उसको शांतिपूर्वक ढंग से जो वो अंतिम संस्कार कराया जा सके। क्योंकि अलग अलग वर्ग के लोगों का मामला है, तो उसमें तनाव सी स्थिति है, लेकिन हालात पूरी तरह से अभी तक काबू में है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वहां पर कोई विवाद खड़ा हो रहा है, लेकिन पुलिस का पूरा फोकस इस बात पर होगा कि अंतिम संस्कार कराया जा सके और परिवार वाले जिसके खिलाफ शिकायत करें उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बात करते हैं गोरखपुर में हुए पीएसी जवानों पर हमले की। गोरखपुर हमले की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में है, बल्कि पूरे देश में है। जिस तरह से मंदिर परिसर में घुसकर हमला किया गया, वाकई वो हैरान करने वाला है। और इसी हमले का आरोपी मुर्तजा अब पुलिस के रिमांड में रहेगा। और बताया ये जा रहा है कि आज पुलिस मुर्तजा से पूछताछ कर सकती है और इस पूछताछ में मुर्तजा बड़े और चौंकाने वाले खुलासे कर सकता है, ऐसी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा 11 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रहेगा, पुलिस रिमांड में रहेगा। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के बाद आरोपी का मेडिकल किया गया। इसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड ली गई। और सोमवार 4 अप्रैल रात 8 बजे से 11 अप्रैल सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुर्तजा की 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड स्वीकृत हुई है। इस दौरान उससे पूछताछ की जाएगी, हर पहलू पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि टेरर एंगल से भी इसकी जांच हो रही है। एसटीएफ और एटीएस के अधिकारी पूछताछ करेंगे और 11 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर मुर्तजा होगा। तमाम इसके कनेक्शन खंगाले जाएंगे, कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, इसकी उम्मीद भी है। और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर कई एंगल पर बारीकी से जानकारी जुटाने की कोशिश होगी। और इससे पहले गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। एसीजेएफ कोर्ट फर्स्ट की अदालत में पेश हुए मुर्तजा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। और गोरखनाथ मंदिर में रविवार को आरोपी मुर्तजा जबरन घुसा और पीएससी के 2 सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ संयुक्त तौर पर कर रही है और अब
जब 7 दिन की रिमांड है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत है और भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद गोरखपुर मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर ये पूरे हमले की जो खबर है, इस पर हर किसी की नजर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मुर्तजा का कनेक्शन क्या है। और वहीं गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री योगी खुद लगातार सारे हालात पर नजर रखे हुए हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचकर बीआरडी कॉलेज में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। सीएम योगी ने घायल जवानों का हालचाल जाना और उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। और इसके बाद सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान साथ में एडीजी अखिल कुमार, एसएसपी सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहे। देखिए, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब घायल जवान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ गोरखनाथ मंदिर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर घटनास्थल का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। और गोरखपुर में हुए मंदिर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी ने एक बैठक की है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ मंदिर की सुरक्षा पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाहरी और आंतरिक सुरक्षा दोनों ही विषयों पर चर्चा हुई है। बारीकी से बात। बड़ी खबर, मंदिर हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ गोरखपुर में बैठक की, पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ बैठक की और आंतरिक सुरक्षा मंदिर की और बाह्य सुरक्षा दोनों ही पहलुओं को लेकर चर्चा हुई। इस हमले ने चौंका दिया है प्रदेश और देश को, जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। तो वहीं गोरखपुर हमले के तार मुंबई से भी जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मुर्तजा ने मुंबई में रहकर पढ़ाई लिखाई की है और अब इसी मुंबई का कनेक्शन खंगालने के लिए यूपी एटीएस की टीम मुंबई भी जा रही है। जी हां, यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र एटीएस से जानकारी भी साझा की है। केंद्रीय एजेंसी भी मुंबई कनेक्शन की जांच कर रही है। गिरफ्तार हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी के आधार कार्ड पर मिलेनियम टावर नवी मुंबई का पता है और 2015 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। तो अब महाराष्ट्र एटीएस से भी मदद ली जा रही है। केंद्रीय एजेंसियां भी जांच कर रही हैं हर एंगल से। देखिए, बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हो गई हैं इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए और मुर्तजा के जो दूसरे कनेक्शन हो सकते हैं उनको जांचने परखने के लिए। और वहीं इस हमले के बाद आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। से ही डिप्रेशन वगैरह का शिकार है, उसका इलाज भी हुआ, नौकरी भी इसलिए उसने छोड़ी और मानसिक रूप से वो अस्थिर रहता है। और कुछ कारणों से कुछ यहाँ पे आए थे लोग और ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ कि उसको ये लगा कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। तो मानसिक दबाव उसको बिना किसी वजह अक्सर होता रहता था। 2-3 दिन 4 दिन तक वो उस प्रेशर में रहता था, देर तक सोता था, काफ़ी सोता था, सर में तकलीफ बताता था, कोई काम कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। इसके साथ जब उसको लगा कि कुछ पुलिस के लोग जो हैं, कोई 36 लाख का केस है, उसकी नोटिस लेके आ रहे हैं, केस भी बता नहीं रहे हैं। चलिए अब और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। आपने मुर्तजा के पिता की बात सुन ली। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता गोरखपुर से इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। विवेक, का ये चौंकाने वाली, जनमानस को झकझोर देने वाली ये घटना है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या चीजें सामने आई हैं। अभी तक पिता का बयान भी हमने देखा और सुना, लेकिन जो जांच चल रही है और जो संयुक्त जांच चल रही है एटीएस और एसटीएफ की, वो कहां तक पहुंची है और उसको अब तक क्या कुछ चीजें हाथ लगी हैं? देखिए राजेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण 3 जगह के उसके कनेक्शन मिले हैं। एक तो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो कोयम्बटूर में वो आता जाता था, गुजरात के जामनगर में गया था वो, कई बार वहाँ लोगों से बात हुई और वहाँ के कई मोबाइल नंबर भी मिले हैं, उनसे लगातार बात चल रही थी। इसके अलावा नेपाल के लुम्बिनी में जाने की उसकी पुष्टि हो गई है। एटीएस और एसटीएफ दोनों टीमें, दोनों के आला अधिकारी यानी एडीजी स्तर के अधिकारी गोरखपुर में मौजूद हैं, पूरे मामले की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। गुजरात एटीएस से भी संपर्क किया गया है, महाराष्ट्र एटीएस से भी संपर्क किया गया है, कोयम्बटूर भी एक पुलिस की टीम भेजी गई है। लेकिन कोयम्बटूर जो टीम गई है उनका कहना है कि वहाँ पर उसके रिश्तेदार रहते
रहते हैं, इसलिए वो आता जाता था। लेकिन सारी संभावनाओं को, आशंकाओं को एटीएस और एसटीएफ की टीमें खंगाल रही हैं। इस बीच उसको रिमांड पर कल रात में ही ले लिया गया था, यानी मुर्तज़ा को कोर्ट में पेश करने के बाद जो पुलिस की तरफ से अर्जी दी गई थी, चूंकि गोरखनाथ थाने में मुकदमा दर्ज है और सारी प्रक्रिया गोरखनाथ थाने के जो विवेचक हैं वही कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक अर्जी दी गई थी। उन्होंने कहा कि रिमांड ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आनी है, इसके पीछे क्या नेटवर्क है ये सामने आना है। नेपाल वो क्यों गया था, गुजरात में क्यों गया था, महाराष्ट्र में किस किस से मिला था, किससे कौन से कनेक्शन है उसके, और जो लैपटॉप में वीडियोस मिले हैं उसके जो वीडियो वो देखता था ऑनलाइन, कई वीडियो जिहादी प्रवृत्ति के वीडियो थे, जो जिहादी मानसिकता वाले वीडियो हैं, उसमें जाकिर नाइक का नाम भी है। जिस तरह से वो अपने वीडियो से माइंड वॉश करते हैं उस तरह के वीडियो मिले हैं, तो उनको एक तरह से उसकी जांच की ज़रूरत है, उससे पूछताछ की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी, अगर इसमें ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे सुराग, बहुत सारे साक्ष्य और बहुत सारे इससे जुड़े लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो जाएं, छिप जाएं या गायब हो जाएं, नष्ट कर दिए जाएं सुराग। इसलिए ज़रूरी था और कल रात में ही उसको 8 बजे रिमांड पर ले लिया है एटीएस और एसटीएफ ने। दोनों अधिकारी जो एटीएस के और एसटीएफ के आला अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। एक साइकोलॉजिकल आदमी भी बुलाया गया था, साइकोलॉजिस्ट बुलाया गया था, जो मानसिकता इस तरह के लोगों की, जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मानसिकता का अध्ययन करता है, उनके बारे में बताता है। तो जिस तरह से वो बता रहा है कि वो मरना चाहता था, इसलिए यहाँ पर आया गोरखधाम मंदिर में, उसको जीवन से एकदम विरक्ति हो गई थी और कई बार वो अपनी जान लेने के प्रयास कर चुका है। हमने कल उसके मुर्तज़ा के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में खुदकुशी नहीं करते हैं, इसलिए वो जान देना चाहता था, किसी तरह उसको कोई गोली मार दे। कई बार उसने कहा कि वो साइकिल से अपनी टक्कर मार देगा कार में और कुचल जाएगा, मर जाएगा, इस तरह की बातें। लेकिन वो सब बातें जो साइकोलॉजिस्ट कल आए थे उन्होंने कहा कि ये सब झूठ है, वो सिर्फ गुमराह कर रहा है और मानसिक रूप से ठीक है। यानी इसके पीछे एक सोची समझी साजिश कोई ऐसी है जिसमें वो गुमराह करके, अपने आप को पागल साबित करके और अपने आप को मानसिक रूप से विक्षिप्त साबित करके कानून से बचने की कोशिश करने की तैयारी थी। ये तय हो गया है और कल रात को ही बहुत लंबी पूछताछ हुई है, बहुत सारे विशेषज्ञ मौजूद रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भी कुछ विशेषज्ञ बुलाए थे जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी उससे बात की, लेकिन उसको इस तरह की कोई समस्या नहीं मिली। अब पुलिस का और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि वो इस पूरे नेटवर्क का खुलासा करें कि कहां कहां, अगर गुजरात में हो गया, जामनगर में किससे मिला, कौन कौन लोग हैं, कितने बार गया, कितने दिन रहा, पिछले 3-4 सालों का रिकॉर्ड उसका खंगाला जा रहा है। कोयम्बटूर से भी एक पुलिस की टीम गई है, महाराष्ट्र एटीएस से लगातार संपर्क में है और वहाँ आईआईटी से जहाँ पढ़ाई की थी, जिस हॉस्टल में वो रहता था वहाँ उसके लोगों से संपर्क किया जा रहा है। नेपाल भी भेजी गई है, हालांकि नेपाल चूंकि विदेशी रिश्ते हैं वहाँ पर, तो बिना किसी ऑफिशियल उसके नहीं जा सकते, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नेपाल एक टीम भेजी गई है और वहाँ लगातार संपर्क कर रहे हैं उन लोगों से जो गोपनीय तौर पर भेजी गई है और वहाँ जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि लुम्बिनी में आखिर लुम्बिनी ऐसे कौन से लोग वहाँ उससे मिले, ऐसी कौन सी मुलाकात हुई। जब बीते दिनों वो नेपाल गया था तो वहाँ से आने के बाद ही उसने किस तरह से अटैक का प्लान बनाया, हमले का प्लान बनाया और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये पूरे जानकारी का खुलासा करने के लिए आज यहाँ पर रात भर एटीएस की टीम लगी रही है, एसटीएफ की टीम लगी रही है, सारे आला अधिकारी यहाँ लगे रहे। मुख्यमंत्री चूंकि खुद मौजूद हैं और ये रिमांड जो उसकी हुई है 7 दिन की, वो कल भी हो सकती थी, कल उसको यानी आज लाया जा सकता था सुबह, लेकिन अर्जेंसी देखिए, इसका इंपॉर्टेंस देखिए कि उसको रात में ही जेल से लाया गया और उससे पूछताछ शुरू कर दी गई। यानी बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की संकेत दे रही हैं उसको, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे। और मुकदमे भी 2 इसमें हुए हैं, गोरखनाथ मंदिर में 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का संकेत दे रही हैं। क्या इससे पहले भी किसी क्रिमिनल एक्ट में वो या किसी आपराधिक गतिविधि में वो कहीं से किसी प्रकार से ज्यादा या थोड़े तौर पर इन्वॉल्व रहा है या उसके कोई सबूत मिले हैं पुलिस को अभी तक? बिल्कुल नहीं, कोई मुकदमा नहीं है उसके खिलाफ, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आतंकी संगठन होते हैं वो ऐसे ही लोगों को अपना एक हथियार बनाते हैं, ऐसा जरिया बनाते हैं, क्योंकि उनका माइंड वॉश होता है, उनको मानसिक रूप से एकदम ऐसा कर देते हैं, जिहादी प्रवृत्ति का बना देते हैं। ये आतंकी संगठनों की एक जो सेल, स्पेशल सेल है, वो इस तरह के काम करती है। तो ऐसे लोगों को चुना जाता है जिनका रिकॉर्ड नीट एंड क्लीन हो, जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हो। यानी अगर मुर्तज़ा की बात करें तो आईआईटी मुंबई से उसने केमिकल में इंजीनियरिंग की थी। केमिकल इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि वो टॉप लेवल का स्टूडेंट रहा होगा और
आतंकी संगठनों में हमने पहले भी देखा है, चाहे IS हो या फिर अलकायदा हो, ऐसे तमाम जो आतंकवादी बनते हैं, जो इस तरह के जिहादी बनते हैं, उनको माइंड वॉश किया जाता है। इसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। मुर्तज़ा भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा, यानी टॉप लेवल का स्टूडेंट था और पढ़ने लिखने में मास्टर था। जो उसका इंटेलिजेंस है वो शानदार था, इसीलिए शायद उसको माइंड वॉश करने के लिए और यहाँ पर इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए उसका माइंड वॉश किया गया। और इस हमले के पीछे अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सा आतंकी संगठन है या वाकई में ये आतंकी संगठन की हरकत है, लेकिन ये तय है, जैसी लोन वुल्फ की बात आई थी, तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ संगठन ऐसी भी जो प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग अपने आप उन चीज़ों को इंटरनेट पर देखकर एक मानसिकता से प्रेरित होकर हमले की साजिश करें, हमले की तैयारी करें। उसके लिए कोई देखिए, अब तो 7 दिन का ये रिमांड है और 11 दिन की न्यायिक हिरासत है, और इन तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो संकेत मिले हैं, उसके कनेक्शन को देखते हुए अब इस पर बारीकी से जांच होगी। थोड़ा इंतजार तो हम सबको करना होगा। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। तो आपने देखा, विवेक ने विस्तार से जानकारी दी। योगी सरकार इस बीच में दूसरे कार्यकाल के 100 दिनों का रोड मैप तैयार करने जा रही है और यह आज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सभी मंत्रियों को लोक भवन बुला लिया है और आज शाम 6:30 बजे लोक भवन में आगे के रोड मैप पर चर्चा होगी। और आज से यूपी में एक बार फिर से विभागों का प्रेजेंटेशन शुरू होने वाला है। मंत्रिमंडल के सामने अलग अलग विभागों का प्रस्तुतीकरण होगा और इसमें 100 दिन या फिर 6 महीने की कार्य योजना का पूरा विवरण होगा कि कौन सा विभाग किस रणनीति पर काम कर रहा है, उसका बजट क्या है और विकास के लिए कौन कौन से योजनाओं को चुना गया। इन तमाम विषयों को लेकर आज प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी ACS को, सभी जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उन सभी को पत्र लिखा है। प्रेजेंटेशन को कैसे करना है तैयार, इसकी बिंदुवार जानकारी दी गई है। सुबह से ही सभी मंत्रालयों में प्रेजेंटेशन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। बड़ी खबर है, यूपी में सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 336 रुपए से बढ़ाकर ये 366 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। प्रतिदिन के वेतन में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने ऐलान किया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, प्रतिदिन के वेतन में 30 रुपए का इजाफा किया गया है। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार की तरफ से ये ऐलान किया गया है। यूपी में सफाई कर्मियों को ये तोहफा दिया गया है, उनके मानदेय को बढ़ा दिया गया है। पहले 336 रुपए मिलते थे, अब 366 रुपए मिलेंगे, यानी कि 30 रुपए का इजाफा किया गया है। और वहीं 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है और यूपी में इस स्थापना दिवस को भव्य तरीके से, शानदार तरीके से मनाने की तैयारी है। और इस मौके पर प्रदेश भर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 9 बजे पार्टी का झंडा फहराया जाएगा और इसके बाद 20 से 30 मिनट की शोभा यात्रा निकालने का प्लान तैयार किया गया है। सुबह 10 बजे से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होना है, जहां पर शोभा यात्रा खत्म होगी। वहीं पर सुबह 10 बजे सभी कार्यकर्ता PM का संबोधन सुनेंगे। और पिछले 2 साल से कोरोना के चलते भाजपा के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना की बंदिशें खत्म होने और भाजपा की प्रचंड जीत की वजह से भव्य समारोह की तैयारी है। 6 अप्रैल की तारीख भाजपा का स्थापना दिवस और शानदार तरीके से इसे मनाने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा सुबह 10 बजे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है, एक्शन जारी है। पिछले कुछ दिन में कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर गाज गिर चुकी है। और इसी बीच अब एक और अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। योगी सरकार की तरफ से औरैया के DM सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया। उनके खिलाफ काम में लापरवाही और करप्शन की शिकायत मिलने के बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बताया यह गया है कि सस्पेंड करने के अलावा DM सुनील वर्मा के खिलाफ विजिलेंस जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं। औरैया DM के खिलाफ पिछले काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और साथ ही उन पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए गए हैं। और वहीं कहा यह भी जा रहा था कि अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। कई और अधिकारियों की CM के पास शिकायत भी पहुंची है। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने औरैया जिलाधिकारी की तरफ इटावा जिलाधिकारी श्रुति सिंह की भी जांच कराए जाने की मांग की है। तो इटावा DM
की भी जांच हो, इसकी मांग रामशंकर कठेरिया ने की है। सोशल मीडिया के जरिए भाजपा सांसद ने शिकायत की थी, यूपी में कई और अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, गाज गिर सकती है, इस बात के अनुमान है। और इसी मामले से जुड़ा एक ट्वीट आपको बताते हैं। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है वो आपको दिखाते हैं। ट्वीट करके रामशंकर कठेरिया लिखते हैं कि औरैया जिलाधिकारी सुनील वर्मा को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया। यह बहुत ही सराहनीय फैसला। सुनील वर्मा महाभ्रष्ट जिलाधिकारी औरैया की तरह इटावा जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। इटावा जिलाधिकारी की जांच की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं सांसद रामशंकर कठेरिया। ये महत्वपूर्ण ट्वीट, चूंकि वो सांसद है और अगर वो जिलाधिकारी के खिलाफ इटावा की जांच की मांग कर रहे हैं तो ये सीरियस एक डिमांड। और वहीं आज लखनऊ में सीएम आवास पर जनता दरबार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने जन सुनवाई करेंगे। 5 कालिदास मार्ग पर लोगों की समस्याओं को वो सुनेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर कल 4 अप्रैल से जन सुनवाई का कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हो चुका है और सोमवार मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम होगा। आज भी 9 बजे से जन सुनवाई होने जा रही है। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जो कि आज जन सुनवाई करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। 4 अप्रैल से जनता दरबार लगना शुरू हो चुका है। राज्य मंत्री बलदेव औलख जन सुनवाई करेंगे। कल सीएम ने जब जन सुनवाई की थी, जनता की समस्याओं को सुना था, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और वहीं नवरात्र के चलते एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्रवाल ने मनसा देवी मंदिर का दौरा किया। मंदिर में एडीजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मंदिर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों से भी उन्होंने जानकारी दी। और आपको बताएं कि जागृति विहार में ऐतिहासिक सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर स्थित है। नवरात्र में मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। मंदिर के आसपास और गश्त बढ़ाने के एडीजी मेरठ जोन ने आदेश दे दिए हैं। नवरात्र को लेकर मंदिरों के बाहर बढ़ती विशेष सतर्कता जा रही है। किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, कोई अनहोनी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और इसी कड़ी में राजीव सब्रवाल का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए मंदिर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ के मनसा देवी मंदिर पहुंचे थे एडीजी और एडीजी मेरठ जोन ने निरीक्षण किया। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का उन्होंने जायजा लिया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बहराइच से एक ऐसी तस्वीर जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बहराइच में घर की छत से गिरकर 7 साल के बच्चे की मौत हुई। और बताया ये जा रहा है कि रेलिंग न होने की वजह से छत से बच्चा गिरा। बच्चे की गिरने की लाइव तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। छत से गिरते ही बच्चे की मौत हो गई। दरगाह इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये देखिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। ये हादसे के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से बच्चा छत से नीचे गिरता है। सीसीटीवी में ये खौफनाक तस्वीर कैद हुई है। छत की रेलिंग नहीं थी जिस वजह से बच्चा नीचे की तरफ आ गिरा और ये सीसीटीवी फुटेज आप उस वक्त की देख रहे हैं।